कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, मज़े में हो गए। तो अब आ गए हैं हम दोस्तों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के थर्ड लेक्चर पे हम, और उसका नाम है स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसका नाम है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो अब ये समझना होगा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट होता क्या है, और ये एनएलएम के रेस्पेक्ट में, अगर एनएलएम के आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है, it is basically used, it is basically used to find the acceleration or velocities, acceleration or velocities of blocks connected by strings। ठीक है, अगर दो या तीन ब्लॉक सपोज एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उनकी वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन क्या होगा, उनके वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन क्या होगा, वो निकालने के लिए हम बेसिकली स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज करते हैं। टू फाइंड द रिलेशन टू फाइंड द रिलेशन। ठीक है, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज। मैं फिर से इसको यहां से लिख देता हूं, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग। टू फाइंड द रिलेशन between velocities or acceleration of blocks connected by string। ठीक है, अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, प्रोसीजर क्या है। देखो, अगर मैं बोलूँ एक यहाँ पे ये है पुली, ठीक है, ये है पुली, और एक है यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये है जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ये जो है इससे एक ऐसा करके मास लटका हुआ है। ठीक है, एक मास है, मास m, ब्लॉक m, जो कि यहाँ पे लटका हुआ है। और ये जो पुली है ऊपर की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी v से। ठीक है, वेलोसिटी v से। तो अब मुझे इस मास की वेलोसिटी निकालनी है, तो इसकी मैं वेलोसिटी अज्यूम करूंगा v1। ठीक है, इसकी मैं वेलोसिटी अज्यूम करूंगा v1। तो अभी देखो, ये इसका लेंथ मैं मान रहा हूं L1। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस पोर्शन पे देखो, इस पोर्शन पे जो है उसका मैं लेंथ मान रहा हूँ c, और इसका जो मैं लेंथ मान रहा हूँ, इस पार्ट का लेंथ जो है L2। ठीक है, अब देखो, अब मेरा बताओ L1 प्लस c प्लस L2, ये पूरा लेंथ L होगा। अब मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूंगा, dL1 बाई dt प्लस dc बाई dt प्लस dL2 बाई dt इज इक्वल टू dL बाई dt। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या है? फिक्स्ड है। लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है, ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है इतनी बड़ी, वो क्या है? फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होने वाली। तो dL बाई dt क्या हो गया? 0। ठीक है, dL1 बाई dt बेसिकली क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L1। ये L1 स्ट्रिंग जो है, ये चेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ से ये L1 जो है उसकी लेंथ चेंज कैसे हो रही है? देखो, यहाँ पे जो है वेलोसिटी 0 है, देखो यहाँ पे जो है वेलोसिटी 0 है, और यहाँ से मैं अगर सीधे ऊपर आते जाऊँ और यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है। तो इसका जो लेंथ होगा, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ से शुरू की, यहाँ पे लेंथ कितना चेंज हो रहा है? 0। किस रेट से चेंज हो रहा है? 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो रही है? स्ट्रेच हो रही है, मतलब बढ़ रही है, मतलब कि प्लस v से उसका लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया dL1 बाई dt प्लस
डी सी बाई डी टी, देखो डी सी बाई डी टी, ये लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो ये ज़ीरो हो गया। प्लस डी एल टू बाई डी टी, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर देख रहा हूं तो मेरा ऊपर की तरफ वेलोसिटी v है, तो लेंथ ऑफ जो L2 है वो स्ट्रेच हो रहा है, L2 जो है स्ट्रेच हो रहा है, मतलब लेंथ उसकी बढ़ रही है, मतलब कि प्लस v से बढ़ रही है। फिर मैं नीचे आते गया, नीचे आते गया, नीचे आते गया, फिर मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पे देखा कि मेरी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कॉम्प्रेस हो रही है, किस से वेलोसिटी से हो रही है, v1 वेलोसिटी से कॉम्प्रेस हो रही है, तो माइनस v1 लिख दिया, इक्वल टू क्या लिखे, जीरो। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा, जीरो। तो अब देखो ये क्या हो गया, प्लस वी माइनस वी वन इक्वल टू जीरो, तो टू वी इक्वल टू वी वन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, रिलेशन निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ पुली, ये जो वेलोसिटी है पुली की, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक v1 की। तो ऐसे आप किसी भी अगर स्ट्रिंग से कोई भी 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, पुली भी मूविंग है, तो आप उनके वेलोसिटीज या उनके एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो। रूल क्या है, रूल देखो, रूल क्या है, जो मैं रूल बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल क्या है, रूल ऑफ फाइंडिंग रिलेशन। तो पहला क्या करो, असाइन अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, अगर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन असाइन करो, अगर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है तो वेलोसिटी अप्लाई करो। तो असाइन वेलोसिटी और ऑब्लिक एक्सेलरेशन टू ईच एंड एवरी ब्लॉक एंड पुली। ठीक है। सेकेंड चीज, start from one end of string and end at another end of string। ठीक है, end at another end of string। तीसरा क्या है, write down the equation by using string constant। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 3 रूल हमें फॉलो करने हैं, अगर ये 3 रूल फॉलो किया तो हमारा आंसर जो एकदम बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब हम इसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो, let mass m1 equal to 1 kg, m2 equal to 2 kg, m3 equal to 3 kg in figure, find the acceleration of m1, m2, m3। the string from the upper pulley m1 is 20 centimeter when the system is released from rest, how long will it take for m1 to strike the pulley। पहला जो हमें निकालना है इन तीनों ब्लॉक्स का, m1, m2, m3 का क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक काम करो, पहला जो मैंने क्या बोला, पहला जो मैंने रूल बताया कि सबको एक्सेलरेशन दो, तो मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन, सपोज m3 का एक्सेलरेशन मैं बोल रहा हूँ a, ठीक है, a नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन मैं ऊपर की तरफ बोल रहा हूँ क्या है, b। ठीक है, b। ठीक है, इस पुली का एक्सेलरेशन मैं ऊपर की तरफ बोल रहा हूँ सपोज c, और इस m1 का जो एक्सेलरेशन मैं बोल रहा हूँ नीचे की तरफ है d। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये एक्सेलरेशन अप्लाई सबको दे दो, अप्लाई कर दो, सबको एक्सेलरेशन अप्लाई कर दो या दे दो। उसके बाद करो, क्या करो कि एक स्ट्रिंग से दूसरे एंड, एक एंड से स्ट्रिंग के दूसरे एंड के स्ट्रिंग को पर मूव करो। तो मैं यहाँ से इस स्ट्रिंग को पकड़ूंगा, इस स्ट्रिंग को, इस वाले को, तो यहाँ से मैं मूव करना शुरू करूँगा। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, वो यहाँ पे देखूंगा तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, मतलब कि प्लस डी से बढ़ रही है। फिर यहाँ पे देखूंगा इस पॉइंट पे मेरा कोई मोशन नहीं है तो प्लस 0। फिर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे क्योंकि ये लेंथ में तो कभी चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो 0। फिर मैं यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है c,
और ऊपर की तरफ सी होने से ये जो लेंथ है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस हो रही है मतलब कि कॉम्प्रेस हो रही है, तो माइनस सी, तो माइनस सी, कॉम्प्रेस हो रही है तो माइनस सी। तो डी यहाँ से रिलेशन क्या है, डी इक्वल टू सी, मतलब कि इसका जो m1 का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ वो c ही है। तो मैं d को मिटा करके क्या कर रहा हूँ, d को मिटा करके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ c। ठीक है, इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि सर d इक्वल टू सी था। ठीक है, अब मैंने इस वाले स्ट्रिंग पे देखो लगा दिया स्ट्रिंग कांस्टेंट, इस वाले स्ट्रिंग पे। अब मैं लगाऊंगा इस पे, तो यहां से मैं शुरू करूंगा। यहां पे देखो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, कितने से है, b से है, तो उससे क्या हो रही है, इसकी लेंथ कम हो रही है, तो क्या लिखूंगा, माइनस b। फिर ये वाली यहां पे देखूंगा, यहां पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है c, ऊपर की तरफ है c, मतलब ऊपर की तरफ c होने से क्या हो गया, ये लेंथ जो है, ये वाली लेंथ जो है वो बढ़ रही है, स्ट्रेच हो रही है, तो प्लस सी लिखूंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आ गया, ये लेंथ तो चेंज नहीं होनी है, फिर मैं इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे फिर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो ये जो लेंथ है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्ट्रेच हो रही है, तो प्लस सी। ठीक है, फिर मैं इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे देख रहा हूँ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होने की वजह से क्या हुआ, मेरा जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो प्लस ए इक्वल टू 0। तो 2c इक्वल टू बी माइनस ए, 2c इक्वल टू बी माइनस ए होगा। ठीक है सर, चलो ये तो चीज़ हो गई कि 2c इक्वल टू बी माइनस ए आ गया। अब देखो, अब मैं लगाऊंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सिंपल लगाऊंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने का काम है मुझे m3 पे, m2 पे और m1 पे। m3, m2 और m1 पे मैं न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन लगा दूंगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले मैं लगा रहा हूँ m3 पे, तो m3 मेरा जो है अभी क्या है, m3 जो मेरा है वो मेरा सिस्टम है। सिस्टम पे मैं बनाऊंगा ऐसे उसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पे लगेगा m3g नीचे की तरफ, और m3g क्या है, m3 क्या है, 3 kg है, तो 3 इंटू जी नीचे की तरफ। यहाँ पे भाई टेंशन ऊपर की तरफ t, ठीक है, ऊपर की तरफ t। फिर यहाँ पे भी टेंशन ऊपर की तरफ t, ठीक है। यहाँ पे लगेगा m2g कितना है, m2 कितना है, 2 है, तो 2g, ठीक है। यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे टेंशन t, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, तो यहाँ पे फिर से मैं क्या लगाऊंगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकंड मोशन। तो यहाँ पे मैंने सपोज मान लिया टेंशन t डैश, तो t डैश माइनस नीचे की तरफ कितना है 2t इज इक्वल टू मास ऑफ पुली क्या है 0 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या है c, तो t डैश इज इक्वल टू 2t आ गया। ठीक है, टी डैश इक्वल टू टी टी। बहुत सिंपल, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं सिंपली अप्लाई कर रहा हूँ। देखो कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना, सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो टी डैश कितना आ गया 2t आ गया। यहाँ पे टेंशन, एक स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे भी टेंशन 2t हो गया। किधर, ऊपर की तरफ। इसका फोर्स mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। mg कितना, m1g कितना लगेगा 1 इंटू जी, मतलब कि g। ठीक है, अब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिख रहा हूँ m3 के लिए। तो m3 के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में लिख रहा हूँ, देखो m3 के लिए मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिख रहा हूँ, कितना होगा 3g माइनस टेंशन ऊपर की तरफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3 मास कितना है 3 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है a 3a। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं लिखूंगा m2 के लिए। m2 के लिए देखो, m2 के लिए मैं लिख रहा हूँ, m2 के लिए लिख रहा हूँ, नीचे की तरफ कितना है, उसका एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, तो टेंशन t ऊपर की तरफ माइनस नीचे की तरफ कितना है फोर्स 2g इज इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है b। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो मैं लिखूंगा NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकेंड मोशन किसके लिए, m1 के लिए। तो उसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना है g माइनस ऊपर की तरफ फोर्स कितना है 2t इज इक्वल टू मास कितना है 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है c। ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन।
ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। और ये जो है, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन है, ये मेरा है फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे देखो कितने वेरिएबल्स हैं, एक टेंशन है, एक मेरा वेरिएबल टेंशन है, दूसरा वेरिएबल क्या है, ए है, तीसरा वेरिएबल बी है, और चौथा वेरिएबल सी है। चार इक्वेशन है, एक दो तीन चार, चार इक्वेशन, चार वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी और टेंशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी सी पूछा है। क्या पूछा है, ए पार्ट में ए बी सी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 m3। तो अभी मुझे निकाल, एक काम करो, पहले और दूसरे इक्वेशन को जोड़ दो। पहले और दूसरे इक्वेशन को जोड़ोगे तो ये टी से ये टी कैंसिल, 3g माइनस 2g इज इक्वल टू 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, दूसरे और तीसरे इक्वेशन को, दूसरे और तीसरे इक्वेशन को ऐड करो, दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, दूसरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2t माइनस 4g, 2t माइनस 4g इज इक्वल टू 4b। ठीक है, और ये है तीसरा इक्वेशन क्या है, g माइनस 2t इज इक्वल टू c। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, g माइनस 4g इज वट, माइनस 3g, माइनस 3g हो गया, इज इक्वल टू 4b प्लस सी, 4b प्लस सी। ये हो गया मेरा दो इक्वेशन। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो, अगर मैं ये वाला पहला इक्वेशन ए और बी में है, ए और बी में है, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, बी और सी में है, तो अगर मैं सी को एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। एक काम करो, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, माइनस 6g इज इक्वल टू 8b प्लस 2c, और ये 2c की वैल्यू जो है यहाँ पे ला के रख दो, ये वाली 2c की वैल्यू है यहाँ पे ला के रख दो। तो यहाँ पे लाऊंगा मैं तो माइनस 6g इज इक्वल टू 8b प्लस 2c, 2c कितना है, प्लस b माइनस ए, प्लस बी माइनस ए। तो यहाँ से जो मेरा इक्वेशन बन के आया, क्या आया, माइनस 6g इज इक्वल टू 8b प्लस बी इज इक्वल टू 9b माइनस ए। ठीक है, अब देखो ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन देखो, एक ये है और एक ये है, ए और बी में है, ए और बी में है, तो ए की वैल्यू क्या करो, यहाँ पे ले जाके, ए की वैल्यू जो है यहाँ पे ले जाके सीधे रख दो इस वाले इक्वेशन में। तो ए की वैल्यू जैसे ही रखूँगा, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से ए की वैल्यू है सर 9b प्लस 6g, ले जाके वहाँ रख दिया, तो g इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन को यहाँ से लिख रहा हूँ, g इक्वल टू 3a, ए की वैल्यू क्या है 9b, तो 9b प्लस 6g प्लस 2b। ठीक है, ठीक है, तो g इक्वल टू 27b प्लस 18g प्लस 2b। ठीक है, तो यहाँ से g माइनस 18g कितना हो गया, माइनस 17g इज इक्वल टू 27b प्लस 2b 29b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 17g अपॉन 29। तो मेरी g की वैल्यू, b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस 17g अपॉन 29। तो ये मेरा एक्सेलरेशन निकल के आ गया किसका, ब्लॉक M2 का। वैसे ही ए भी निकाल लोगे, ए निकाल लोगे, ए कैसे निकालोगे, ए सर मैं निकालूंगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। ए क्या है, ए इक्वल टू है 9b प्लस 6g, तो यहाँ पे मैं 9 इंटू बी की वैल्यू रख दूंगा माइनस 17g अपॉन 2, माइनस 17g अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे जो है 2 है, माइनस 17g अपॉन 2 अपॉन प्लस माइनस 17g अपॉन 2 प्लस 6g। ठीक है, ये कर लोगे तो इससे ए की ए भी आ जाएगा, अगर ए और बी आ गया यहाँ से ए आ जाएगा, अगर ए और बी आया तो मेरा सी आ जाएगा। सी कहाँ से आएगा, तो सी आएगा देखो इस वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से जो मेरा पहला इक्वेशन निकल के आया था ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो ए बी आ गया तो सी भी आ गया, तो सी आ गया। अब देखो, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू M1 इज 20 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है,
ये जो है वो 20 सेंटीमीटर है। बोल रहा है इस मास m1 को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकता हूँ क्या, लगा सकता हूँ सर। s कितना है 20, s कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में 20/100। u कितना है 0, 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ है -c इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये गया 20/100, मतलब 1/5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -c इंटू टी स्क्वायर। जब c की वैल्यू यहाँ से रखोगे, c की वैल्यू यहाँ से रखोगे, यहाँ से निकाल के इस वाले इक्वेशन से निकाल के यहाँ रखोगे इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू निकाल के जब यहाँ रखोगे तो आपका जो c का वैल्यू आएगा वो निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे और t की आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वही है कि हमें पहले सिस्टम आइडेंटिफाई करना है। सिस्टम आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक ब्लॉक को या पुली को, जो भी उस सिस्टम है ब्लॉक पुली, सबको एक्सेलरेशन देना है। और उसके बाद जो मेरा तीसरा मेन रूल है वो क्या है कि एक पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग से दूसरे पॉइंट, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करना है और हमें इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखना है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट के रिलेशन कैसे लिखे जाते हैं, हमें ये चेक करना है कि वो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कम हो रही है या बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो प्लस में लिखोगे, अगर कम हो रही है उस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के कारण तो हम उसे निगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग कांस्टेंट के क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रिंग कांस्टेंट का टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे अगले लेक्चर में। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए और बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहिए।